जय हिंद दोस्तों, आप सभी कार के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। ये चौथा पार्ट है और संविधान के एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे संविधान को समाप्त कर देंगे। और पूरे संविधान पढ़ने के बाद आपकी आत्मविश्वास और इतना बढ़ेगा कि अब लगेगा कि हाँ, हम पढ़े हैं और कुछ जानते हैं। और भारत में रहना है तो संविधान को पढ़ना जरूरी है। और एग्जाम के दृष्टि से तो काफी ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल संविधान से, और मूल अधिकार उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो मूल अधिकार हम लोग 3-4 जो भाग है ना, ये एग्जाम के दृष्टि से काफी जरूरी है। भाग 3, भाग 4 और भाग 5, ये जो एग्जाम में इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन तीनों भागों को हम लोग विशेष रूप से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा है कि तुम्हारे हर तकलीफों को मैं मुकम्मल सा जवाब दूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो ये संविधान आप लोग जरूर पढ़ें और जरूर समझें और अपना आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएं। अगर अच्छा लग रही हो ऐसे वीडियो तो आप कमेंट में जरूर मोटिवेशन बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 3 जो 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है। भाग 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? जो एक होता है अधिकार, अधिकार हमें विकास तो कर सकता है, लेकिन मेरे अस्तित्व को, हम लोग के अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता, तो उसको बोलते हैं मूल अधिकार। जो किसी विशेष व्यक्तियों पर लागू की जाती है, इसको बोलते हैं मूल अधिकार। तो संविधान में उल्लेखित किया गया है 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में, जो हम लोग के अस्तित्व को बनाए रखता है। एक होता है, आप लोग इतने कंफ्यूज हो गए होंगे कि मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम लोग का संविधान है वो आर्टिकल 32 और 226 कहता है कि हमारे अगर मूल अधिकार को कोई हनन कर रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार देता है जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में कोई अंतर नहीं है, बस वो ये अधिकार दिया गया है इसलिए उसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। जो मूल अधिकार है ना, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है ना, ये यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है ये मूल अधिकार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे मूल अधिकार के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे 12, यानी अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है, तो अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 12 कहता है मूल अधिकार की परिभाषा का जिक्र करता है। मूल अधिकार की परिभाषा का जिक्र करता है। इसका मतलब यहाँ पर मूल अधिकार की परिभाषा का जिक्र कर रहा है। मूल अधिकार का यहाँ पर संदर्भ करता है, राज्य की परिभाषा को संदर्भ कर रहा है। यानी राज्य की परिभाषा अगर देगा वहां पे तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य की परिभाषा को संदर्भित करने वाला आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 12 है, यानी मूल अधिकारी की परिभाषा देता है आर्टिकल 12। यहाँ पर राज्य की जो बात हो रही है ना, राज्य का मतलब ये नहीं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जिक्र हो रही है। राज्य का मतलब यह है कि कोई संस्था, राज्य की संस्था है, सरकार की जो संस्था है, जैसे कि कमीशन उमीशन है, तो इस तरीके से बिजली विभाग है, तो ये एक तरीके से स्टेट है। न कि सभी स्टेटों को भी बात कर रहा है, लेकिन इन स्टेटों को भी जिक्र कर रहा है। ये स्टेट का मतलब ये कह रहा है। तो ये आर्टिकल 12 आप समझ गए होंगे। मूल अधिकार की परिभाषा कौन देता है? तो अनुच्छेद 12 देता है। अनुच्छेद 13 जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मूल अधिकार से असंगत और अल्पीकरण की जो विधियां बनेगी, इसके अंतर्गत कौन बनाया गया? अनुच्छेद 13 कहता है। तो अनुच्छेद 13 में 4 प्रावधान किए गए हैं। कितने प्रावधान किए गए हैं? 4। तो 13(1) है, एक 13(1) है, एक 13(1) हो गया, एक 13(2) हो गया, एक 13(3) हो गया, एक 13(4) हो गया। ये इस तरीके से इसमें 4 प्रावधान किए गए हैं। जो 13(1) कहता है, 13(1) कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के लागू होने से पहले जितने भी संवैधानिक विधियां हैं वो लागू रहेंगी, बल्कि लेकिन वो मूल अधिकार को हनन न कर रहा हो, यानी उल्लंघन न कर रहा, तो वो सभी नियम लागू रहेंगे।
लेकिन अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई पहले की जो संवैधानिक विधियां है और मूल अधिकारों के बीच टकराव हो गया, तो वहां पर मूल अधिकार की प्राथमिकता दी जाएगी और उस चीज को शून्य घोषित किया जाएगा। ये मूल आर्टिकल 13(1) कहता है कि यानी पहले के जितने भी नियम कानून है वो लागू रहेंगे, बल्कि वो मूल अधिकार को हनन न करता हो और उल्लंघन न करता हो। 2 का कहता है कि सरकार ऐसी कोई विधियां नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को हनन कर रहा हो या उल्लंघन कर रहा हो। तो 1 कहता था कि जो पहले की विधियां है वो न उल्लंघन कर रही हो, और दूसरा कहता है सरकार भी ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं बना, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को हनन कर रहा हो। लेकिन ये एक ऐसी जगह चीज है कि इस चीज को हनन किया गया है, उल्लंघन किया गया है, लेकिन वो भी एक तरीके से सही था। रीजन यह था कि जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मूल अधिकार था, और यह कहता है हमारा आर्टिकल 13 कि मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब होता है कि कम मूल अधिकार को कोई ऐसा नियम नहीं बने जो मूल अधिकार को कम किया जाए। तो लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31 में हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारे वो मूल अधिकार था, लेकिन उसको मूल अधिकार से निकाल करके अब विधि कानून विधि का अधिकार बना दिया गया। तो इस तरीके से वहां पर मूल अधिकार का हनन किया गया। बाद में इसको हम बताए थे 13(4) में बताएंगे कि क्या क्यों किया गया। 13(3) कहता है 13(3) कहता है कि जो जितने भी राज्य सरकार हैं, चाहे जितने विधानमंडल है या संसद है, वो कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो हमारे जैसे इसी चीज को जिक्र कर रहा है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, कोई अध्यादेश भी जारी नहीं करेगा, ऐसा कोई पारित नहीं करेगा जो हमारे इस चीज को उल्लंघन कर रहा हो। और चाहे कोई भी प्रथाएं होगी, जो कोई भी प्रथाएं हैं जो इस चीज को उल्लंघन न कर रही हो। तो ये आर्टिकल 3 कहता है। यही आर्टिकल 4 कहता है जो संपत्ति के अधिकार जब दिक्कत आ रही थी देश के विकास होने में, तो उन संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, थोड़ा चेंज किया गया संविधान में। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा एक संविधान में संशोधन किए गए, जिसमें 13(4) बनाए गए। कि कौन बनाया गया? 13(4) बनाया गया। 13(4) बनाया गया। 13(4) में यह कहा गया कि जो आर्टिकल 13 है संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें ये कहता है 13(4), यानी 368 के अंतर्गत ये 13(4) को नहीं रखा गया है, ये संविधान में संशोधन किया जाएगा। बाद में संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आप ये 13 अनुच्छेद 13 तक समझ गए होंगे कि कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण की विधियां के जिक्र कौन कर रहा है? ये आर्टिकल 13 कहता है। इसमें 1, 2, 3, 4 समझ गए होंगे। एक कहता है कि ऐसी कोई प्रथा है, पहले की ऐसी कोई भी विधियां, संवैधानिक विधियां ना हो जो उल्लंघन कर रही हो किसका? मूल अधिकार का। दूसरा कहता है कि सरकार ऐसी कोई मूल संवैधानिक या कानून न बनाए जो हमारे मूल अधिकार को हनन कर रहा हो। तीसरा कहता है कि जो संसद हो या विधानमंडल हो, कोई ऐसी नियम कोई पारित नहीं करेगी, या इसी में एक और चीज कहा गया कि कोई राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, कोई अध्यादेश भी जारी नहीं करेगा, और कोई भी जो पहले की प्रथाएं चाहे बाद की प्रथाएं कोई इस पे कायम नहीं रहेगी जो मूल अधिकार को हनन कर रही हो। और चौथा जो ये लास्ट में जोड़ा गया 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये जोड़ा गया था, जो यह कहता है कि जो आर्टिकल 13 है यह आर्टिकल 368 के तहत नहीं संशोधन किए, मतलब इसके अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। इसको यह जिक्र करता है कौन? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो ये 2-3 समझ गए होंगे। ये जो काफी ये थोड़ा बहुत कम एग्जाम में पूछता है ये वाला चीज है, लेकिन आपको जानकारी के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। जो मूल अधिकार कितने हैं हमारे? तो मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? तो 6 हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब फिलहाल में 6 मूल अधिकार है। एक जो मूल अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो 31 से आर्टिकल 31 से निकाल करके 300A में फेंक दिया गया, जो अब वो मूल अधिकार नहीं रहा। मूल अधिकार और विधिक अधिकार में यही अंतर है कि मूल अधिकार न पब्लिक से छीन सकती है और न ही सरकार छीन सकती है, और विधि अधिकार का मतलब यह है कि सरकार तो छीन सकती है लेकिन पब्लिक नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार भी छीनेगी तो उसके मुआवजा देगी, ऐसे मत घबराइएगा।
ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, सातों पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हम लोग को तो सातों पढ़ना है, कौन निकाल दिया गया इसके बारे में जिक्र करना है। हम लोग भाई 7 मूल अधिकार है, तो सातों को साथ एक साथ पढ़ेंगे, सातों को साथ एक साथ पढ़ेंगे। आप सुने होंगे सनी देओल का डायलॉग कि सातों को साथ एक साथ मारेंगे, तो इसी तरीके जो सात है तो सातों को साथ एक साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ना, ये 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका जिक्र मिलता है। कौन? समानता का अधिकार का। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें इसमें भी 7 स्वतंत्रता मिली है, और उसमें ऐसे भी 7 है, और इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 7 है जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें भी एक कम कर दिया गया, इसमें भी एक कम कर दिया गया। दोनों संपत्ति था, एक पूर्वजों के द्वारा, एक खरीदा हुआ। इस तरीके से संपत्ति के जिक्र मिलता है। तीसरा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये लेख 23 और 24 आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये लेकर के 25 से आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक कौन जिक्र मिलता है? वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र मिलता है। उसके बाद पांचवा आएगी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे अल्पसंख्यकों का भी जिक्र किया गया है, वो 30 वाला में। तो हम लोग पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये वाला आगे वाला वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 29 से लेकर के 30 तक है। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक किसका मिलता है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों की भी जिक्र मिलता है। छठवा जो था, ये संपत्ति का अधिकार था, ये आर्टिकल 31 में था। अब इसको 44वां संविधान संशोधन, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से निकाल करके फेंक दिया गया 300A में, जो अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो ये चीज क्या हो गया है? कैंसिल हो गया, ये समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसको ऐसे मार दे रहा है। सातवां है संवैधानिक अधिकार, जो ये काफी ही जरूरी है। ये तो पूरा मूल अधिकार का ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बाप है, क्योंकि यही हमारा अधिकार है, यही हमारा रक्षक है, जो हमारे मूल अधिकार को क्या करता है? रक्षा करता है। तो संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। कहाँ है? आर्टिकल 32 में है। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है, जो अगर हमारे मूल अधिकार को हनन किया जा रहा हो तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों को हनन किया जा रहा हो तब। इसी मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहे हैं। संविधान की आत्मा, तो इसकी संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने यह कहा है कि संविधान की आत्मा कौन है? तो ये आर्टिकल 32 है। तो ऐसे पूछेगा संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना है। लेकिन संविधान कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। किसने कहा है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो इस तरीके से हमारे मूल अधिकार के कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बेसिक तरीके से आर्टिकल 1 और 12, 13 तक ठीक से पढ़ लिए, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे समानता का अधिकार में 14 से 18 तक एक एक अनुच्छेद को जिक्र करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, और चौथा है, पांचवा है, छठवा है संपत्ति का अधिकार, जो ये समाप्त कर दिया गया, और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पूरे ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों में अब एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे। एक से ये पहला वीडियो हो गया मूल अधिकार का। 1-2 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे मूल अधिकार को खत्म कर देंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा मोटिवेट बना रहता है, और वीडियो लाने के लिए
लिए आदमी अग्रसर रहता है, क्योंकि अगर जब तक मोटिवेशन ना बना रहे तब तक वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मोटिवेशन बनाए रखें, और अगर अच्छा लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे वाला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।